क्वेश्चन कर दें आप अभी, फिर एक मैं करता हूं बोर्ड पे। आप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17। बस 12-15 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। 12-15 भी ज्यादा कह रहा हूँ, 10 मिनट बहुत है। इसमें 2 पार्ट न्यूमेरिकल हैं, वो आप कर रहे हैं अभी। थ्योरेटिकल फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये है जी विंटर 2020 का। केपी लिमिटेड, केपीएल, इसका पार्ट ए और पार्ट डी के भी बाद लास्ट यानी ई, और ई पार्ट के लिए सेपरेटली डाटा दिया हुआ है पार्ट डी के नीचे, यानी बाकी सवाल अलग है और पार्ट ई के लिए ना डाटा अलग से पार्ट ई के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल हैं, ये दोनों आप करते हैं अभी, फिर थ्योरेटिकल डिस्कस करते हैं हम। पार्ट ए और पार्ट ई कर दीजिए। ये जैसा सवाल अभी पहले किया था उसी का एक वर्जन है। एग्जिस्टिंग वैक निकालना है और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक निकालना है। क्वेश्चन 17 का है, कर दें। पार्ट ए और पार्ट ई न्यूमेरिकल है, वो कर दें आप, फिर बी सी डी हम डिस्कस करते हैं।
ये अभी 2012 वाले सवाल का एक वर्जन है, यानी इसको कह सकते हैं आपकी उसी की कॉपी है। जल्दी जल्दी करें। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखना है। इसकी क्या जरूरत है एग्जिस्टिंग बैक में? एग्जिस्टिंग बैक के लिए इसकी क्या जरूरत है? हाँ, ये बीटा एसिड बीटा इक्विटी एग्जिस्टिंग बैक नहीं निकाला। पार्ट ए में एग्जिस्टिंग बैक पूछा है।
पार्ट ए में क्या पूछा है? हाँ, तो ये क्या है? पार्ट ए और पार्ट ई, पहला और आखिरी, और ई पार्ट के लिए डाटा उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखें, दिसंबर 20 का सवाल है और तब तक अच्छा खासा एएफसी पे बच्चा आईआरआर कैलकुलेटर पे निकालता था, फिर भी इसके सोल्यूशन में केडी पूरे आईआरआर वाले तरीके से निकाला हुआ है, 2 रेट्स लेके डिस्काउंट, फिर आईआरआर का फार्मूला कैलकुलेटर के ऊपर नहीं निकाला हुआ, पूरे 2 रेट्स लेके निकाला हुआ है, तो उसी तरह से ही करना है। यानी एग्जामिनर इसमें आपसे वो एआरआर की टेक्निक कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। अरे ज्यादा देर लगा दी यार।
इसमें बैंक लोन डेटा के साथ भी जो डेट के साथ जी जी बिल्कुल, बैंक लोन भी एक डेट है। जी जी, अब दोनों डेट है ना, दो तरह के डेट है। क्यों? टीएफसी भी डेट है, बैंक लोन भी डेट है। आज इतनी देर 20 मिनट हो गए यार सॉल्व करते हुए। कौन सा नया 140 मिलियन? तो एक और सिमिलर कंपनी का डाटा है, दोनों पार्ट।
25 मिनट लगा दिए यार हैं। मैंने भी एक 22 नंबर का सवाल बोर्ड पे करना है। चले बहुत है टाइम यार, जहां तक भी पहुंचे हैं पीछे सोल्यूशन देख लें। पार्ट ए और पार्ट ई कैलकुलेशंस हैं, इन दोनों की कैलकुलेशंस देख लें अच्छी तरह, फिर बी सी और डी करता हूं डिस्कस। पार्ट ए का सोल्यूशन देख लें, इसमें जो पूछना है बताता हूं, और ई में जो मसला है वो बताता हूं। चले पार्ट ए, जो केपीएल अभी है इस वक्त, जो उसका वैग निकालने को कहा है, और केपीएल का इस वक्त जो डेटा दिया हुआ है उससे पता चल रहा है कि दो तरह के डेट्स हैं। बैंक लोन भी डेट ही होता है, हमने केडी में बैंक लोन भी पढ़ा था, तो बैंक लोन भी है और टीएफसीज भी हैं, और इक्विटी में शेयर्स हैं। तो के ही निकलेगा कैपम से, क्योंकि आपको इक्विटी बीटा भी दिया हुआ है, आरएफ आरएम दोनों दिए हुए हैं। आरएम मार्केट रेट के नाम से तो नहीं दिया, लेकिन एवरेज रिटर्न ऑन दी स्टॉक मार्केट। तो मार्केट पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सैंपल होता है जो पूरी मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो 9.5% है ये आरएम है, और 4.25% ये आरएफ है। तो कैपम से इसका के निकलेगा, बीटा दिया हुआ है। केडी दो होंगे, एक बैंक लोन वाला केडी होगा, और बैंक लोन का केडी निकालने का तरीका होता है कि बैंक लोन के इंटरेस्ट को सिंपली नेट ऑफ टैक्स कर ले, बस। ये केडी में पढ़ाया था। और टीएफसीज बिल्कुल जो भी पिछला सवाल किया था, मार्केट वैल्यू दी हुई है, उसके अलावा इसकी लाइफ दी हुई है, और उसका आईआरआर निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने ना कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ाते हुए की थी ये बात, कि आपको हो सकता है इस शक्ल में
मार्केट वैल्यू दे दी जाए, जैसे कहा है कि TFCs 96% पे ट्रेड हो रहे हैं, यानी 96 रुपए मार्केट वैल्यू, तो इससे इनकी मार्केट वैल्यू निकलेगी। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू, वो तो बुक वैल्यू होती है, वो तो एक बैंक से लोन है। मार्केट वैल्यू तो किसी पब्लिक डेट की होगी, और शेयर्स की मार्केट वैल्यू दी हुई है, TFCs की मार्केट वैल्यू दी हुई है, बैंक लोन वही है जो बुक्स में है, और यहां से इनका वैक निकल आएगा। पार्ट ए, वैक निकालने में कोई और मुश्किल परेशानी। पार्ट ई, एक नए सेक्टर में जाना है, डाइवर्सिफाई करना है, और उस नए सेक्टर की एक कंपनी का डाटा दिया हुआ है, उसकी इक्विटी दी हुई है, डेट दी हुआ है, और उसका इक्विटी बीटा दिया हुआ है। किस लिए? ताकि उस नए सेक्टर का एसेट बीटा निकाले और फिर इसको इस प्रोजेक्ट में रंगे। पिछले सवाल में ना आपको कहा हुआ था कि नए प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाने, पिछले सवाल में भी जो 3600 मिलियन रुपए लगाने हैं, और 3600 मिलियन रुपए का बताया हुआ था कि 55% TFC इशू करके, बाकी इक्विटी राइट शेयर इशू करके। यहां पर नहीं पता कि नया प्रोजेक्ट कितने का है, यहां पर यह नहीं कहा हुआ, और यहां पर यह नहीं कहा हुआ कि इस नए प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा रेज करना है, पहले तो ये नहीं पता कितना करना है, सिर्फ इतना कहा है कि 25 मिलियन का लोन और लेना है, सिर्फ लोन की बात की है, क्या पता एग्जिस्टिंग पैसा भी इस्तेमाल होना। तो सिर्फ लोन से तो पैसा रेज नहीं करना होगा, वरना फिर ये वाला पॉइंट ही ट्रस्ट ना होता, बीटा शीटा वाला, तो फिर तो वो सारा पैसा लोन का ही इस्तेमाल हो रहा होता, तो फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट तो वो बैंक लोन वाला ही होता बस। तो अगर यहां पर आपसे वो इक्विटी बीटा खेल रहा है, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट में लगने वाला पैसा एक तो सिर्फ 25 मिलियन नहीं है, और जो पैसा इस्तेमाल होना है वो सिर्फ और सिर्फ इस बैंक लोन का नहीं है। अब आपको इसमें नहीं बताया कि इक्विटी नई रेस करनी है नहीं करनी है, कुछ नहीं पता, तो इसकी वजह से हमारे पास वाहिद मजबूरी ये है कि इक्विटी अभी वाली ले लें, TFCs अभी वाले ले लें, और बैंक लोन में 25 और ऐड कर लें। हाँ, तो फिर हमें अगर से नई इक्विटी रेस करने का बताया होता ना, तो फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गियरिंग दी होती, फिर हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गियरिंग ले लेते, बस जिस तरह पिछले सवाल में था। अब ऐसा कुछ नहीं कहा, तो इसलिए इक्विटी और TFCs वही ले लेते हैं, और लोन उसने कहा 25 और, तो वो 25 उसमें ऐड कर लेते हैं। देखें, इसमें ना ये एक आर्ग्यूएबल बात होती है कि नए प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग के लिए, ये आगे ना वैल्यूएशन में भी ये मसले आने हैं, नए प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ, ये सबसे बात कर रहा हूं, ये आर्ग्यूएबल बात है कि नए प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गियरिंग को लेना है, या उस प्रोजेक्ट की वजह से अब जो कंपनी की एंड रिजल्ट गियरिंग हो जाएगी वो लेना है। ये आर्ग्यूएबल बात है, दोनों हो सकती हैं। तो पिछले सवाल में क्लियरली कहा हुआ था कि 3600 मिलियन लेना है, और वो 3600 मिलियन ऐसे ऐसे लेना है, इसलिए हमने उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गियरिंग को यूज कर लिया था। अब आपको ये नहीं बताया कि नए प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे चाहिए, और वो जो पैसे चाहिए वो कितने कितने कहां से रेज होने हैं, इसलिए इसमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गियरिंग की बजाय इस प्रोजेक्ट की वजह से अब जो गियरिंग बननी है उसको यूज किया है। तो इक्विटी सेम ले ली, TFCs ले लिए, और बैंक लोन जो 150 था उसमें 25 और ऐड करके 175 सॉरी जो 50 था उसमें 25 और ऐड करके 75 ले लिया। तो ये इसमें एक एम्बिगुअस चीज थी, जिसकी वजह से अजम्पशन पे चलना पड़ा, कि इक्विटी वही रहेगी, TFC वही रहेगा, और लोन अब 50 से 75 हो जाएगा। वरना अगर इसमें भी 3600 मिलियन और स्पेसिफिकली 45% दिया होता तो पिछले सवाल की तरह कर लेते। आपको पेपर में जो कुछ भी सवाल के अंदर लग रहा है ना कि ये लिखा तो नहीं है, मुझे ये करना पड़ रहा है, तो आप अपनी बात जस्टिफाई करिएगा। पॉइंट नंबर रिक्वायरमेंट बी, अच्छा ये दिसंबर 20 अटेम्प्ट थी ना, ये बिला वजह की थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें
बहुत ज्यादा था, पता नहीं शायद एमएफए का पेपर बनाना चाह रहा था वो, इसमें थियरी बहुत ज्यादा थी, उसके अलावा ना इससे पहले बाद में इतनी ज्यादा है ना बाद में इतनी ज्यादा है। पॉइंट नंबर बी, वो कहते हैं जी कि आप कैपम की जरा थोड़ी सी तफसील बात करें ना, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कैपम और इसकी बुराइयां कर दें। तो पहले तो कैपम समझा देते हैं क्या होता है। तो कैपम क्या करता है, कैपम ये करता है कि इन्वेस्टर का जो रिस्क है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर करेगा और उस सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर करके उस सिक्योरिटी से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके देखा ताकि इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग कर सके कि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इससे ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर ले, कम है तो रिजेक्ट कर दे। ये कैपम बताता है। बुराइयां क्या हैं इसकी, इस बुराइयों के लिए आपको आईकेएप की बुक काम आ सकती है, लेकिन अगर आपको आईकेएप की बुक खोलने में टाइम लग रहा है तो वीकनेस का मतलब लिमिटेशंस भी कह सकते हैं आप। नहीं, एक तो ये कि ये 1 ईयर मॉडल है, ये सिर्फ 1 ईयर को सामने रख के बताएगा, फिर इसके अलावा आरएम निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है, मार्केट रिटर्न निकालना इतना आसान काम नहीं है, बीटा कैलकुलेट करना इटसेल्फ बहुत हाइपोथेटिकल चीज है, सिर्फ वो एक फैक्टर को ले रहा होता है। तो ये उस कैपम की खामियां हो सकती हैं। पॉइंट नंबर सी, डायरेक्टर साहब ने कहा था लास्ट पैराग्राफ सवाल का, क्या कहा था देखें सवाल का लास्ट पैराग्राफ, डायरेक्टर साहब ने कहा था जी कि ये जो वैक है ना, ये हमें हर प्रोजेक्ट से कम से कम रिक्वायर करना चाहिए और मस्ट अचीव ऑन all its existing and new operations to keep its investors happy। यानी वो कह रहा है कि अभी जो बिजनेस काम कर रहा है उस पे भी कम से कम इतना कमाया करें और आइंदा बिजनेस जो भी काम करे उससे इतना ही कमाया करे ताकि इन्वेस्टर्स खुश रहें। तो सही कह रहा है? क्या मतलब एक्सपेक्टेशन बता रहा? वो ये कह रहा है कि जो हमारा इस वक्त बैक है ना, हमारे बिजनेस को अभी भी और आइंदा हम जो भी नया काम करें उससे भी इतना ही कमाना चाहिए तो इन्वेस्टर्स खुश रहेंगे। क्या खराबी है इसमें? जो नया काम करने जा रहे हैं अगर वो डिफरेंट नेचर का हुआ तो फिर ये वैक नहीं होना चाहिए, फिर उसके रिस्क के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इस हद तक तो ये बात सही है कि जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बिजनेस इन्वेस्ट करके कम से कम उतना कमाएगा तो उनकी कॉस्ट पूरी कर सकेगा, वरना तो उनकी कॉस्ट ही नहीं दे सकेगा। लेकिन अगर कभी उसने ऐसा प्रोजेक्ट करना हुआ जिसका बिजनेस डिफरेंट हुआ, गेयरिंग डिफरेंट हुई, तो फिर एग्जिस्टिंग वैक ठीक नहीं है। अगर हाई रिस्क प्रोजेक्ट हुआ तो डिस्काउंट रेट हमें हाई करना पड़ेगा, अगर लो रिस्क प्रोजेक्ट हुआ तो लो करना पड़ेगा। तो ये इन डायरेक्टर साहब की बात पे आपकी तासुरात आ गए। डी, ये वही जो मैं भी पिछली क्लास में एंड पे बात कर रहा था। डी में कहा हुआ है बताएं किन हालात में एग्जिस्टिंग वैक चल जाता है। नेचर सेम रहे, बिजनेस नेचर, गेयरिंग सेम रहे, प्रोजेक्ट मार्जिनल नेचर का हो। अगर ऐसा ना हो तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट भी यूज हो सकता है, उसमें हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क कंसिडर कर लेते हैं और एपीवी मेथड भी यूज हो सकता है। अब जितनी कोई अंग्रेजी है उतनी आप फैला लेंगे, नहीं फैला सकेंगे तो बस इतनी भी काफी। ये था जी दिसंबर 20 का सवाल। चले एक सवाल पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करता हूं और वो आप पढ़ लीजिए, इसी से अगला नहीं करना है मैंने सवाल, आपने बहुत देर लगा दी क्योंकि एक करना है और एक होमवर्क देना है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ ले। और अगर टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कम से कम जो इसके अंदर मुश्किल चीज है वो तो कर दूं ना। पढ़ लें सवाल, मैं करता हूं पूरा बोर्ड पे। अब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आ गए, अभी अगली 1-2 क्लासेस में भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे ही चलूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेंड्रा लिमिटेड।
दिसंबर 15। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल है, और साथ इसके अंदर ये रिस्क एडजस्टेड या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट आ गया। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला सवाल करते हैं हम। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। द मैनेजमेंट ऑफ सेंड्रा लिमिटेड। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं करूं।
चलिए 22 नंबर का सवाल रिकॉर्ड टाइम में करते हैं। ठीक है, कैसे पता इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल है, डाटा देख के पता चल रहा है। और एनपीवी, ये कैसे होता है एनपीवी निकालनी, क्योंकि बेस्ट वही होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अच्छा, ये कैसे पता कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट वाला सवाल है, वो अदर इंफॉर्मेशन में वो गाड़ियों से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। टैक्स सेम ईयर नेक्स्ट ईयर, कुछ नहीं है तो सेम ईयर ही है। ये हम कर रहे हैं दिसंबर 15। अच्छा, इसमें मेन कैश फ्लोज तो चलो मैं यहां बनाऊंगा, लेकिन मेन कैश फ्लोज के लिए सवाल प्लान करते हैं पहले। इसमें हमने गाड़ियां करनी है मैन्युफैक्चर। फेरो एक इंपोर्टेड गाड़ी है और हमने उसके मुकाबले पे फेरिस लॉन्च करनी है जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड होगी। अच्छा, इसके लिए सीकेडी किट से हम इंपोर्ट करेंगे और उसके अलावा बाकी यहां पर आएंगे खर्चे। इसके लिए प्लांट लगाना है। पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट खर्चे दिए हुए हैं। प्राइस मतलब हम खुद ही प्रॉफिट ऐड करके निकालेंगे। नंबर ऑफ गाड़ियां कितनी होंगी, ये इसमें इस सवाल के अंदर मेन अच्छी चीज है ही ये पॉइंट, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है इसमें। कैसे? प्राइस फेरो से कंपेयर करेंगे फिर। अच्छा, फेरो हर साल 15,000 गाड़ियां बिकती हैं, तो वो जो फेरो 15,000 बिकती हैं, यानी फेरो के जो कस्टमर्स हैं, जब उनको लोकली असेंबल्ड ब्रांड न्यू गाड़ियां मिलेंगी, क्योंकि फेरो बहरहाल यूज्ड होती होगी, तो जब उनको, और ये मेरे ख्याल में शायद ये स्विफ्ट के ऊपर सवाल बनाया होगा, विट्स के ऊपर, ये जब का सवाल है तो मेरा ख्याल है शायद स्विफ्ट और विट्स के ऊपर सवाल बनाया होगा उन्होंने सामने रख के। तो अब जब यूज्ड गाड़ियां आ रही हैं तो उनसे बेहतर नई लोकल है। तो अगर तो नई लोकल महंगी हुई 10% के अंदर अंदर, ये लास्ट वाली बात समझा रहा हूं, इसमें यही एक कैलकुलेशन थी, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फेरो हर साल 15,000 बिकती हैं, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। फेरिस की प्राइस अगर फेरो से 10% के अंदर अंदर ज्यादा हुई, यानी अगर फेरो 10 लाख की है और फेरिस 11 लाख तक की हुई, तो जिन लोगों ने फेरो खरीदनी थी, कितने लोग, 15,000, उनमें से 40% लोग फेरो के बजाय फेरिस खरीद लेंगे, यानी 15,000 का 40%, 6,000 पे फेरिस बिक जाएंगी। अगर फेरो 10 लाख की हुई और फेरिस हुई 11,50,000 तक की, तो 30% लोग खरीद लेंगे। और अगर फेरिस 11,50 से ऊपर निकल गई तो सिर्फ 10% लोग खरीदने आएंगे। तो हमें प्राइसेस पर यूनिट दी हुई है, निकाल लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ गाड़ियां निकालने के लिए कंपैरिजन करके ही सॉल्यूशन पता चलेगा। तो मेन कैलकुलेशंस पे बाद में आएंगे, क्योंकि यूनिट्स पता चलेंगे तो कैश फ्लोज बनाएंगे ना। तो पहले हम चले जाते हैं वर्किंग पे, जहां पर नंबर ऑफ गाड़ियां निकालनी पड़ेंगी। तो बोर्ड में मैं पहले वर्किंग कर देता हूं। स्टार्ट सॉल्यूशन, अच्छी प्रेजेंटेशन ये है कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट हो, मेन सॉल्यूशन वो वहां से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ गाड़ियों से पहले इसके ऊपर सॉल्व करने के लिए है ही कुछ नहीं, इसलिए पहले वर्किंग में चले गए। ईयर 1 2 3 है, हाँ जी, पहला पेज अच्छा है, खाली छोड़ दें आप। और ये नंबर ऑफ गाड़ियां कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल प्राइस कंपेयर करके। तो सबसे पहला काम क्या करें, फेरिस की सेल प्राइस कैलकुलेट कर लें। और फेरिस की सेल प्राइस के लिए फार्मूला क्या बताया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब हमें सबसे पहला काम अब क्या करना है,
वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक तो हो गई सीकेडी किट्स, अच्छा एग्जामिनर को हम बता देते हैं फार्मूला कि हम तुम्हारी लास्ट ईयर वाली प्राइस को कितना महंगा करने लगे हर साल। सीकेडी किट्स कितनी महंगी होनी है? 5%। 5% ना, नहीं 8% है। देखें पहले पैराग्राफ के अंदर आपको फेरो की प्राइस दी हुई है, उसने 8% महंगा होना है। हम बात कर रहे हैं फेरिस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अगले पेज पे फेरिस की जो सीकेडी किट हमें जापान से मंगवानी पड़ेगी, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वो हर साल 5% महंगी होती जाएंगी। तो ये मैं वो सीकेडी किट्स की प्राइस लिख रहा हूं। देखें सवाल की अप्रोच दोबारा सुने, हम कैश फ्लोस तो जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ गाड़ियां कैसे निकलेंगी, दोनों की प्राइस कंपेयर करनी पड़ेगी ना। तो पहले हम लोग फेरिस की सेल प्राइस बनाएंगे, फेरिस की सेल प्राइस बनाएंगे, उसको फेरो की सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कितनी गाड़ियां बिकेंगी। तो मैं इस वक्त फेरिस की सेल प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूं, और फेरिस की सेल प्राइस कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20, तो इसका मतलब पहले वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सीकेडी किट्स आपको पॉइंट नंबर 1 में दी हुई है कि 5,10,000 येन की होगी, जीपीवाई जेपीवाई जापानीज येन, 5,10,000 जापानीज येन। तो हम तो सवाल रुपए में कर रहे हैं। तो ये जो 5,10,000 है, एक तो इसने हर साल 5% महंगे होता जाना है, फिर उसके अलावा इसको रुपए में लाने के लिए पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ एक्सचेंज रेट, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिवाइड करना पड़ेगा? हाँ जी फिलहाल तो मल्टीप्लाई ही है, बाकी मैंने आपको करेंसी रिस्क पढ़ाना तो मैं वजह बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई के डिवाइड। फिलहाल मल्टीप्लाई, तो 5,10,000 करंट है, इसको हर साल इन्फ्लेट करते जाना है और हर उस साल के रिस्पेक्टिव एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हम एग्जामिनर को बता रहे हैं, डायरेक्टली रुपए बता देते हैं, वैसे हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हमने तुम्हारी प्राइस को महंगा करना है और एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना है। ये सारे करंट है ना। मैंने इसमें अमेंडमेंट ये की हुई है कि एक तो ये मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन वाली ही मैंने अमेंडमेंट की हुई है। सवाल में बताया नहीं था कि करंट है, लेकिन सॉल्व ऐसे ही किया हुआ था जैसे करंट है। तो फिर क्लास में इस बहस से बचने के लिए मैंने लिख ही दिया ये करंट है। लास्ट ईयर इंटू 1.05 इंटू एक्सचेंज रेट। जैसे 5,10,000 करंट है, तो ईयर 1 के लिए 1 साल इन्फ्लेट इनटू ईयर 1 वाला एक्सचेंज रेट कितना बन गया? 631.89। अभी पहले प्राइस पूरी निकाल रहा हूं तो बेशक पूरा ही कर लें। 0 बाकी फिर जब यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर कर लेंगे मिलियंस में। $5,10,000 येन, 5% महंगा और ईयर 1 वाला एक्सचेंज रेट। ईयर 2 के लिए 5,10,000 2 साल महंगा और ईयर 2 वाला एक्सचेंज रेट 67430। ईयर 3 के लिए 5,10,000 येन 3 साल महंगा और ईयर 3 वाला एक्सचेंज रेट 720,274 768 686।
5,10,000 येन 5 साल महंगा और 5 वाला एक्सचेंज रेट 820,139। ये हो गई जी CKD किट्स की इंपोर्ट। फिर इनके ऊपर लगनी है 40% ड्यूटीज। टू फाइव टू 756 40% ही है ना। 269 892 288 110 307 474 328 56। CKD किट इंपोर्ट हो गई, इसके ऊपर ड्यूटीज पड़ गई और अदर मटेरियल और लेबर। अच्छा, ये दोनों 8% महंगी होनी है, तो दोनों को मिला के लिख लेते हैं, 2 लाइनें अलग जो लिखनी है। तो मटेरियल एंड अदर कन्वर्जन कॉस्ट कह देते हैं, या मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स कह देते हैं। तो इन दोनों को मिला लेते हैं, 150 और 175 दोनों को मिला लेते हैं, क्योंकि दोनों ने सेम महंगा होना है। तो हम कह देते हैं जी मटेरियल एंड कन्वर्जन। और एग्जामिनर को बता देते हैं कि हम तुम्हारा लास्ट ईयर वाला फिगर 1.08 करने लगे। तो 150 और 175 325 हो गया। अब इस 325 को 8% बढ़ाते जाए, और ये एक दफा आपको पहले शॉर्टकट बताया था, 325,000 लिखें, इक्वल दबा दें, उसके बाद इनटू 1.08 करते जाएं। 351 पूरा 379 080 409 406 442 159 477 532। और कोई वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1 और 2 ये अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने पॉइंट 1 और 2 और उसको फिर पॉइंट नंबर नीचे वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है एक्सचेंज रेट के साथ। यहां तक ये बन गई वेरिएबल कॉस्ट। कितनी 11 12 समथिंग शायद। 35 646। One three two 3702। One four one 7790 प्लस करना है इनको बस। 1518 319 1627 727। अच्छा, अब यहां से सेल प्राइस कैसे बनेगी? इनमें 20% ऐड कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20%, यानी इन्हीं का 20%। ये वाला
1625। इसमें इसका 20% ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली इसको 1.2 कर दें, और ये भी कर सकते हैं कि इसमें 20% अलग से लिखें। उससे बाद में एक फायदा होगा, वो मेन कैश फ्लो बनाते हुए बताऊंगा। 20% 247129 4740 558 और इसको ऐड कर लेंगे तो ये फेरिस की सेल प्राइस आ जाएगी। वन 482,775 1588,422 442 17013 182 1983 195 0872। अब आगे क्या करना है, इसको फेरो से कंपेयर करना है। अच्छा, फेरो कितनी, 12,20,000। 12,20,000 ने भी महंगे होते जाना है, तो 12,20,000, ये पहले पैराग्राफ में 12,20,000 तो अभी है। ईयर 1 वाली कितनी होगी, फेरो की सेल प्राइस। और फेरो की सेल प्राइस हम एग्जामिनर को बता देते हैं कि हम करने लगे हैं लास्ट ईयर इंटू 1.08, तो इसको 12,20 को महंगा करते जाएं। 1317 600 1423 008 1536 849 1659 796 1792 580। ये पूरा हो रहा है ना कवर कैमरे में। इसी से आगे अब यहाँ जगह खत्म है, यहाँ आ रहा हूं मैं, इसी के नीचे ये चल रहा हूं। यहाँ एक बार स्टे कर लो जब तक मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, ताकि वो नोट कर ले।
अब आगे अब देखना पड़ेगा कि इनमें डिफरेंस कितने परसेंट है। डिफरेंस की परसेंटेज कैसे निकालनी? दोनों का डिफरेंस ले लिया, परसेंटेज किस पे डिवाइड करके निकालनी? फेरो से के फेरिस से? हाँ जी, इनका डिफरेंस क्या बना? तो तकरीबन 1.5 लाख, तकरीबन 1 चले 1,65,000 डिफरेंस आ गया इसका। अब वो कितने परसेंट है? किसका परसेंटेज? क्यों? क्योंकि जब परसेंटेजेस होती है ना और उनका डिफरेंस कम ज्यादा, तो जिससे होता है वो 100 होता है, जिससे होता है वो 100 होता है। 10% वाली बात क्या लिखी हुई है कि फेरिस की प्राइस अगर 10% फेरो से, तो फेरो 100 है, फेरो बेस है, तो हमने परसेंटेज फेरो की प्राइस पे डिवाइड करके निकाली है। तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय फेरो कितने परसेंट बना? 12.5। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये 11.62। अच्छा, एक शॉर्टकट तो खैर इतना ही है, इतना कुछ शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन अगर जिनको समझ आ जाए, हमने इन दोनों के दरमियान परसेंटेज का डिफरेंस देखना है ना, तो जिस से डिफरेंस लेना है, जिससे, इसको नीचे रखें, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, 11.6। कितना जी? 9.77, 8.8। अब यहां से क्या पता चलेगा? फेरो के टोटल कस्टमर साल के यूनिट्स बिकते हैं 15,000। 10% से कम कम डिफरेंस हुआ, यानी ये दोनों, तो उन 15,000 में से 40% लोग यहां आ जाएंगे, यानी 6,000 फेरिस बिक जाएंगी। नंबर ऑफ यूनिट्स सेल 6,000। और अगर 10 से ऊपर हुआ तो, लेकिन 15 के अंदर अंदर, तो 30% यानी 4,500, 4,500, 4,500। तो बेसिकली वर्किंग की थी इसके लिए। पूरा कर दूं कि बस जुबानी? अब मेन कैश फ्लो में क्या आएगा? फिर से मैं सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट लिखूं? नहीं, यूनिट्स निकल आए और ये लाल वाला कंट्रीब्यूशन बस। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन की लाइन आ जाएगी, उसके अलावा इसमें है ही कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन और टैक्स है बस, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, बस डेप्रिसिएशन है और टैक्स है बस। और डिस्काउंट रेट वही जो भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट कर रहे थे। और ये 22 नंबर का सवाल। तो ये हो गया, हो जाएगा। एक
सवाल होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि अब अगले वीक क्लास है, तो एक सवाल होमवर्क कर रहे हैं। इस सवाल में मैंने अमेंडमेंट की हुई है, कोशिश की अंग्रेजी जितनी को कर सकता था बेहतर कर दूं, क्योंकि इस सवाल में ना अंग्रेजी के बड़े फ्लॉज थे। सवाल बहुत अच्छा था कैलकुलेशन में, लेकिन अंग्रेजी के फ्लॉज थे। कभी वो ग्रॉस रेवेन्यू कह रहा था, कभी नेट रेवेन्यू कह रहा था, अजीब कंफ्यूजन मचाई हुई थी। तो मैंने आईकैप का सोल्यूशन देख के जो वो करना चाह रहा था, थोड़ी सी अंग्रेजी अमेंड की है मैंने। सवाल कैलकुलेशन वाइज अच्छा है। इससे अगला सवाल, ताहिर लोधी साहब, इन्होंने हॉस्पिटल बनाना है हैदराबाद में, और ये अच्छा सवाल है, कैलकुलेशंस का बड़ा अच्छा सवाल है। कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सवाल है, बस इसमें जो अंग्रेजी की खराबियां थी उसको मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। तो ये हॉस्पिटल बनाना है और ये इसी का ही है, 27 नंबर का सवाल है, यही प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट का। ये करके आइएगा यार, ताहिर लोधी के नाम से सवाल है। इसी से अगला समर 17, ये करके आइएगा। अच्छा जी, है तो ये मेल्स के लिए इंस्ट्रक्शन, नसीहत, और ये इसलिए नहीं है कि फीमेल्स के नखरे बढ़ जाएं, है ये मेल्स के लिए। और अगर आपके घर में अभी जितने लोग मेरे इस लेक्चर को सुन रहे होते हैं, आप में से जो मैरिड हैं उनके लिए नसीहत है, और जो भी मैरिड नहीं है, चलो कल को इंशाल्लाह कभी ना कभी हो ही जाएंगे जल्द से जल्द, उनके लिए नसीहत है। और अगर आपके भाई बहनोई या इवन के वालिद के साथ भी इस तरह का रिलेशन है कि आप नसीहतें कर सकें, तो इस चीज़ को इंश्योर करें। हमारे ना माशरे के अंदर एक मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत और केयर वाला कहते हुए अजीब समझा जाता है। यानी कुछ गांव देहात के इलाके ऐसे हैं जहां पर मियाँ बीवी इकट्ठे घूमने नहीं जा सकते, बल्कि मेरे रिश्तेदारों में कुछ ऐसे भी गांव वगैरह देहात पे हैं जहां पर मियाँ बीवी एक चरपाई पे इकट्ठे बैठेंगे तो वो बुरा मायूस समझा जाता है वहां पर। और ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो चूंकि रहे गांव में, तो वो सारी जिंदगी मियाँ बीवी घूमने नहीं जा सके क्योंकि घर वाले बुरा मानेंगे, घूमने कहीं नहीं जा सके वो। हालांकि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने, और दुनिया में इंपॉर्टेंट तरीन रिश्ता मियाँ बीवी का है, इंपॉर्टेंट तरीन रिश्ता। सबसे पहला दुनिया के अंदर रिश्ता कौन सा है? मियाँ बीवी का रिश्ता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का मियाँ बीवी का रिश्ता है। उसके वजह से सारे रिश्ते कनेक्टेड होते हैं। माँ बाद में है, पहले मियाँ बीवी हैं। तो इतने कीमती रिश्ते में, और उसमें है ही मोहब्बत, लिहाज, ख्याल, हमारे माशरे में इसको इतना बदनुमा समझा जाता है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी की केयर करने लग जाए तो लगता है कि चुड्डू है, बुड्ढी थल्ले लग गए। हालांकि हमारे दीन का मिजाज ही यही है, और मैं उसके लिए जो 2 हदीसें आपके सामने रख रहा हूं, और जो लोग अभी मैरिड हैं उनके लिए नसीहत है, और जो कल को कभी ना कभी जल्दी जल्दी इंशाल्लाह इस पोजीशन में आ जाएंगे उनके लिए है। इब्ने माजा 1978, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। तुम में से बेहतर वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। और मर्द का अपनी बीवी का केयर करना, मोहब्बत से ख्याल रखना, मोहब्बत से पेश आना, ये सुन्नत है। हमारे माशरे के अंदर बीवी से अगर प्यार मोहब्बत शो कर दी, मतलब अगर मेरी बीवी बीमार है अगर, और मैंने सारे घर के काम संभाल लिए, तो ये मोहब्बत हमारे दीन का मिजाज है। ये मेरी मर्दानगी की कमी नहीं है, ये मेरी इज्जत की कमी नहीं है, ये हमारे दीन का मिजाज है। इसी से रिलेटेड एक और है,
इब्ने माजा 1977। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बीवियां जो हैं वो इब्ने माजा 1977। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो हैं जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और तुम सबकी निस्बत मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। तो मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत, केयर होना, एक दूसरे का समझना, ख्याल करना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फ्लो में एक और हदीस आ रही है, बुखारी 6039, असवद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि मैंने सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के दरमियान क्या किया करते थे। उन्होंने फरमाया अपने घर के काम काज करते थे और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते। तो ये जो मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक है ना, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ, ये हमारे दीन का हिस्सा है, ये हमारे दीन का मिजाज है। इससे ना मर्द की मर्दानगी को चैलेंज हो रहा होता है, ना उसकी इज्जत कम हो रही होती। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड। कैमरा बंद कराऊं कि जी 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 ये कॉन्सेप्ट चल रहा है पढ़े लिखी फीमेल्स के अंदर। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ठीक है खावन की खिदमत तो करनी इस्लाम में है, कहाँ पे कहा गया है कि खावन के माँ बाप की खिदमत करनी। ये जैसे फोन ऑफ कंटेंट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा पेरेंट्स किसी भी मर्द के लिए। अभी मैं अपनी वालदा को देखूँ या वाले साहब को देखूँ, मैं सब कुछ है। और इस्लाम में मेरे को बड़ी सी चीज़ है कि अपने पेरेंट्स के बाद मर्द को गाय के अपने सास ससुर। तो इसके ऊपर भी जरा थोड़ा सा इसके साथ रिलेट करेंगे आप, तो सही मैसेज बात अगली क्लास में याद कराइएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह बात मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा कि जो बीवियां हैं उनकी खिदमत तो चलो शौहर ने कर ली, बीमार हुई तो और बीवी का रोल क्या बन रहा है कि क्या हमारे दीन के अंदर क्या कंबाइंड फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, और अगर है तो क्या उस अकेली भाभी ने 4 देवरों के कपड़े भी धोने हैं, उनको नाश्ता भी बना के देना है, जो अनमैरिड नंदे हैं उनके लिए भी सारे काम करने हैं, क्या शौहर के मियाँ बीवी के लिए भी सारे काम करने हैं। इस पे इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे।